लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। स्टूडेंट देखते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हमने हीट के बारे में पढ़ा था डिटेल के साथ कि हीट हमारे पास क्या है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी दो ऑब्जेक्ट से आपके पास फॉर एग्जांपल, और उसमें एक की एनर्जी जो है वो ज्यादा है इंटरनल एनर्जी, दूसरी की कम है, तो ज्यादा वाले कंसंट्रेशन से कम वाले की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखिए एक्सचेंज का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि कोई भी क्वांटिटी वो टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यानी वो शिफ्ट होती है, यानी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर कम है, तो हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान हीट ट्रांसफर होता है। जब दो क्वांटिटीज के दरमियान हो तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक से हीट चला जाता है, दूसरा उसको गेन कर लेता है। अब देखते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इसको पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये लॉ हमें ये कहती है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ऑब्जेक्ट वन में फिगर वन में हमने दिखाया हुआ है, सपोज अब गए कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1 है, दूसरे का टेम्परेचर है T2। हम एज्यूम कर लेते हैं कि T1 का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है T2 से, यानी यहां पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, वहां पर इंटरनल एनर्जी कम है, तो क्या होगा कि यहां से हीट शिफ्ट होगा T2 की तरफ। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे बाहर सराउंडिंग से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी बाहर सराउंडिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। ना तो सराउंडिंग से हीट यहां पर एंटर होगी, यानी एंटर भी नहीं होगी, और ना यहां से हीट जाएगी बाहर की तरफ, यानी दोनों केसेस जो है यहां पर रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो अब देखें जब हीट ट्रांसफर होती है इस तरह के केस में, तो हम कहते हैं कि हीट लॉस्ट by one body is equal to heat gained by the other body। heat lost is equal to heat gained, यानी एक बॉडी जितना हीट लॉस करती है दूसरी बॉडी उतनी ही हीट गेन कर लेती है। यानी ये एक्चुअली हमें क्या शो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करती है कि जितनी एनर्जी एक से शिफ्ट हो गई उतनी एनर्जी दूसरी में एंटर होगी, यानी कोई एनर्जी जो है वो दरमियान में डिस्ट्रॉय नहीं होगी या कोई एनर्जी जो है दरमियान में क्रिएट नहीं होगी। तो इस लॉ को अगर हम मैथमेटिकली और बाकी जो है हम एक्सप्लेन कर ले तो इसका ये हमारे पास बनता है कि इन दो बॉडीज में जब टेम्परेचर डिफरेंट हो और इनको हम कंटेक्ट में ले आए तो लाजमी बात है, अंडरस्टूड बात है कि यहाँ से एनर्जी शिफ्ट होगी, यानी ग्रेटर से एनर्जी जाएगी हीट एनर्जी लोअर की तरफ, क्योंकि ग्रेटर यहाँ हमारे पास कौन सा है, T1 ग्रेटर टेम्परेचर है, T2 स्मॉलर टेम्परेचर है। तो हम कहते हैं कि जब यहां से एनर्जी शिफ्ट होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इससे एनर्जी निकल रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका फाइनल टेम्परेचर सपोज हमारे पास है T, क्योंकि T1 से ये T हो गया, तो हम कहते हैं कि इसके टेम्परेचर में चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया, हम कहेंगे कि फाइनल जो हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर है वो ग्रेटर है T1 और लास्ट जो है वो स्मॉलर है, वो T है। तो इसके लिए हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे पास आ गया वो है डेल्टा T, इतना इसमें चेंज आ गया। सिमिलरली जब इसमें एनर्जी शिफ्ट होगी दूसरे में, तो चूंकि इसमें एनर्जी एंटर हो रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर हमारे पास हो गया T, यानी फाइनल टेम्परेचर इसका T हो गया, तो चूंकि इसमें एनर्जी आ गई तो फाइनल अब ज्यादा होगा। चेंज इसमें कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T माइनस T2, ये इसमें इतना इसमें चेंज आएगा, जिसको हम डेल्टा T से लिखते हैं। यानी डेल्टा T दोनों में सेम है। देखें इससे जितनी एनर्जी निकलेगी, जितना इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा इतना ही उसका टेम्परेचर राइज करेगा। यानी यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली पर पार्टिकल एनर्जी को हम कहते हैं, तो पर पार्टिकल एनर्जी इसकी जो है वो डिफरेंट हो सकती है इसकी पर पार्टिकल एनर्जी से। लेकिन जो हमारे पास बेसिक डिफिनीशन है इसकी वो ये है कि जितनी एनर्जी यहां से निकलेगी दूसरी बॉडी उतनी ही एनर्जी गेन करेगी। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन में पढ़ें तो स्पेसिफिक हीट हमें ये मैथमेटिकली बताता है कि आपके पास कुछ हीट सपोज शिफ्ट हो रहा है डेल्टा क्यू, एक ऑब्जेक्ट को अब हीट दे रहे हैं, तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लिखते हैं CM डेल्टा T। यानी इसमें हमारे पास डेल्टा क्यू क्या है, जो आपने हीट ट्रांसफर की, C इसकी स्पेसिफिक हीट है जो कि हम कहते हैं कि
वो हीट जो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए जितनी ज़रूरत होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और डेल्टा टी क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर हम कहें कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका हमारे पास स्पेसिफिक हीट है C1, चूंकि स्पेसिफिक हीट हर एक मटेरियल की डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करते हैं उसके नेचर पर, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। इसी तरह हम कहते हैं कि इसका मास सपोज हमारे पास है M1, जितना हीट चेंज होता है, ट्रांसफर होता है, चूंकि वो तो दोनों केसेस में इक्वल है, एक से जितना इमिट होता है दूसरे में उतना ही इंटर होता है, तो हम इसके लिए डेल्टा क्यू लिखते हैं। और डेल्टा टी जो है हमारे पास वो क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। सिमिलरली हम कहते हैं कि जो दूसरी हमारे पास बॉडी है उसके लिए अगर हम सिमिलर टर्म्स लिखें तो उसकी स्पेसिफिक हीट हम रिप्रेजेंट करते हैं C2 से। मैस सपोज उसका हमारे पास है M2, डेल्टा क्यू टेम्परेचर में शिफ्ट है, जितना टेम्परेचर उसमें एंटर होता है, और डेल्टा टी उसका चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर हम इसी इक्वेशन के मुताबिक इन दो ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वेशन बनाए तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो इक्वेशन होगा वो कुछ यूं होगा, डेल्टा क्यू, यानी वही स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होगा, लेकिन जस्ट हम इसमें से सब्सक्रिप्ट्स पुट करेंगे, यानी मैस और स्पेसिफिक हीट को डिफरेंट पुट करेंगे, वो दोनों के अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगे। इसका हमारे पास स्पेसिफिक हीट है वो है C1, मैस है इसका M1, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है डेल्टा टी। ये आ गया फर्स्ट के लिए, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। जो सेकंड के लिए हमारे पास है वो होगा डेल्टा क्यू, यानी जितना हीट वो गेन करेगा इज इक्वल टू C2 M2, ये इसका मैस, और डेल्टा टी उसका चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2 जो दूसरे के लिए है। अब हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जितना हीट लूज करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही हीट गेन करेगा, यानी इसको हम सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक से जितना हीट इमिट होगा, शिफ्ट होगा, दूसरे में उतना ही हीट एंटर हो जाएगा। तो देखें लॉस्ट किससे हो रहा है, हीट लॉस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है तो ये हीट इमिट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाला, तो ये हम पुट कर लेते हैं इसके नीचे। देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 M1, ये उसका मैस, डेल्टा टी। और सिमिलरली हीट गेन्ड, किस ऑब्जेक्ट ने हीट गेन किया, सेकंड ऑब्जेक्ट ने, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है C2 M2 डेल्टा टी। तो हमारे पास आ जाएगा C2 M2 डेल्टा टी, ये हमारे पास उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों की क्वांटिटीज हैं ये आपके पास डिफरेंट हो सकता है, यानी C1 जो है और C2, चूंकि हर एक की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट हो सकती है। M1 भी आपके पास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को यूनिट मैस ले रहे हैं, यानी 1 किलोग्राम ले रहे हैं, तो इस केस में दोनों जो है वो इक्वल होंगे। डेल्टा टी इसका चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा टी सेकंड का चेंज इन टेम्परेचर है। यानी इस लॉ का हमारे पास जो बेसिक स्टेटमेंट है, जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हीट या आपके पास जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो कंजर्व्ड रहती है, यानी एक से जितनी एनर्जी निकलती है दूसरे में उतनी एनर्जी एंटर होती है, यानी इन दोनों के दरमियान जो ट्रांसफर होता है वहां पर हीट ना तो क्रिएट होती है दरमियान में, ना डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन जो कंडीशन, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि कंडीशन इसके लिए क्या है कि आप इसको सराउंडिंग से आइसोलेट रखेंगे। आइसोलेट का मतलब ये है कि इसका बाहर सराउंडिंग से जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ना यहाँ से हीट इमिट होगा सराउंडिंग में, यानी इमिट भी नहीं होगा, और इससे जो है हीट यहाँ पर एंटर भी नहीं होगा। सराउंडिंग ना इसको हीट प्रोवाइड करेगी ना इससे हीट लेगी, ये दोनों केसेस इसमें नहीं होंगे, तब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ये लॉ वैलिड होगी। लेकिन अगर आप सराउंडिंग को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर जो हीट लॉस होगा वो कुछ इस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, कुछ सराउंडिंग में, तो फिर वो टोटल आप ऐड करेंगे तो वो टोटल इस लॉस के इक्वल होगा, जो कि मुश्किल काम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं, जो कि हमने देखे एक बॉक्स की तरह, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह बंद किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इसका सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है।